फिलिस्तीन में हजारों लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। हमारा संगठन फिलिस्तीनी आवाम के साथ है। 1984 में हुए सिख विरोधी जो नरसंहार था उसको हम याद कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा दौर है जब कई साथियों ने उसका जिक्र भी किया कि फिलिस्तीन में हजारों लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। हमारा संगठन फिलिस्तीनी आवाम के साथ है और जो भी धर्म और जाति के नाम पर नरसंहार हुए हैं उसकी निंदा करता है। हम तमाम पीड़ित लोगों के साथ खड़े हैं। साथियों, ये जो बात हो रही है, बहुत से यहाँ पर नौजवान साथी भी आए हैं, स्टूडेंट भी हैं, जो हम चाहेंगे कि उनको सुनना चाहिए। ये जो सवाल है, जो दंगे एक ही नहीं हुए अपने देश के अंदर या दुनिया में भी अगर बात करी जाए तो अलग अलग समय पर बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं। आज हम सब जान रहे हैं कि एक हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ भाजपा संगठन आज सत्ता में है और नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री। लेकिन इस देश में नरसंहार तब भी हुए जब कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर शासन थी। 84 का दंगा तो उसी के शासनकाल में हुआ। इंदिरा गांधी का मौत तो एक बहाना थी, लेकिन उसके बाद भी अगर देखें 87 में यूपी में साथियों ने जिक्र किया कि 42 मुस्लिम नौजवानों को चुन चुन करके रात में पीएसी, दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों ने नहीं बल्कि एक सरकार का एक वो अर्धसैनिक बल पीएसी ने उठा करके चुन चुन करके नौजवानों को उठा करके और अंधेरे में गंग नहर है वहाँ पर मोदी नगर में, वहाँ पर उनका कत्लेआम हुआ था और उनके सारे ही नौजवान लंबी 40-42 साल मुकदमा चला, उसके बाद जो है बरी हो गए, निर्दोष साबित हुए। 89 में 2 साल बाद ही 89 में बिहार में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री थे, वहां भी बड़ा नरसंहार हुआ जिसमें 250 गांव प्रभावित हुए थे और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये जो झगड़े हैं ये ब्रिटिश शासन में भी हुए थे। हम सब बता दें छोटी सी बात कि 1947 से पहले हम लोगों का देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अपने देश के अंदर लगभग 700 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावा है। इसके आधार पर रियासतें बटी थी जिसका प्रतिनिधित्व रजवाड़े करते थे, राजा करते थे। और 47 से पहले बल्कि जो है ना, जब 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसने धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाते हुए रजवाड़ों को ही अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए रजवाड़ों को अपने अधीन करते गए और 1857 में तो मुकम्मल ही पूरे रजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने यूरोप के अंदर राजतंत्र का, राजा महाराजाओं का सर कलम करके दुनिया में पूंजीवाद को लाए थे, स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व का नारा दे करके आए थे। लेकिन यही ताकतों ने अपने बारी में इस दुनिया में बड़े बड़े नरसंहार रचे, इंसानियत का कत्लेआम किया, इंसानियत का व्यापार किया। ब्रिटिश हुकूमत ने अफ्रीका के लोगों से काले लोगों को अमेरिका में ले आकर के जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह उनको खरीद करके और उनसे उत्पादन करवा करके और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ये वो ताकतें हैं कि जब उनके खिलाफ जन गोलबंदी हुई, जिन्होंने जनवाद का नारा दिया, लोकतंत्र का नारा दिया, लेकिन अपनी बारी में आते ही लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हो गए। भारत के अंदर भी जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो सभी जातियों, धर्मों और भाषाई लोगों को गोलबंद किया गया, इसलिए कि ब्रिटिश हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि कोई अकेला रजवाड़ा या कोई अकेले जाति के धर्म के लोग उनको पराजित नहीं कर सकते थे। और पराजित करने के लिए ये व्यापक बड़ी गोलबंदी हुई। आज भारत नाम देश की एक कल्पना की जाती है, वो जो है
बिना ब्रिटिश हुकूमत के उसके खिलाफ लड़े हुए ये भारत नाम की चीज जो है ना खड़ी नहीं हो सकती थी। और ये उस शर्तों पर हुई थी कि जब आजादी मिलेगी तो सबको आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। लेकिन 47 में जब टाटा बिरला की योजना के अनुसार जब आजादी मिली तो उन्हीं लोगों ने इस देश की जो है जो आत्मनिर्णय का अधिकार, राष्ट्रीयता का जो सवाल है, जो राष्ट्रीयता का जो सवाल है, इन्होंने गला घोट दिया। आज कांग्रेस के नेतृत्व में हम जानते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था लंबी रही है। 75-76 साल की आजादी के बाद भी लगभग 55 साल तक कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो राष्ट्र मुक्ति के संघर्ष यहाँ पर जो है, चाहे वो कश्मीर का सवाल हो, वो नगा का सवाल हो, मिजो का सवाल हो, इन्होंने सेना के दम पर, हथियार के दम पर इनका कत्लेआम किया और सही तरीके से राष्ट्रीयता के सवाल को उठाया नहीं गया। आज कांग्रेस पार्टी ने जो 84 में अगर सिख खालिस्तान की अगर मांग जो है अगर प्रबल रूप से हुई तो जर्नैल सिंह कर्नेल वो भिंडरेवाला को खड़ा करने में कांग्रेस का ही हाथ था। कांग्रेस ने तमाम कट्टरपंथी ताकतों को खड़ा किया। जब राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष जो चल रहे थे वो जनवादी तरीके से ना चले, इसलिए उन्होंने धार्मिक संगठनों के सहारे उन्होंने उनके हवाले कर दिया और अपनी बारी में उन्होंने भी पलट करके कांग्रेस के या दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग कट्टरवादी ताकतों ने भी उनके ऊपर हमला किया। भिंडरेवाला की हत्या के बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। भिंडरेवाला को लेकिन पाला था कांग्रेस ने, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाला, जिस तरीके से इजराइल ने हमास को खड़ा किया। ये क्यों है कि दुनिया में ये इनके पास इतने संसाधन है, इन्होंने तमाम अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है, उत्पादन और जो वितरण के जो साधन है इन पर नियंत्रण है। और ये जनवाद की बात इसीलिए नहीं करना चाहते हैं कि लोग जब जनवाद की बात करेंगे तो संपत्ति के सामूहिकीकरण की बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अदानी जो है हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ वो जो है देश की जो है 99% आबादी की संपत्ति हड़प ले और लोकतंत्र हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ब्रिटिश हुकूमत ने तमाम आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करके राजनीति को अपने हथियार लिया, आज जो गौतम अदानी है, चाहे मुकेश अंबानी है, रिलायंस है, उनकी जो अदानी कंपनियां हैं, आज देश के तमाम संसाधनों पर आज जो है वो काबिज है। आज तमाम लोग जो है संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कब्जा तो संविधान के अनुसार ही है। वो ऐसा नहीं है कि संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं, उनको संविधान के हवाले से ही सारे अधिकार मिले हुए हैं। और आज जो है ना, मैं तमाम नौजवानों से भी मैं बात करता हूं, वो उनको गौतम अदानी को सही कर देते हैं, मोदी को गलत कर देते हैं। सत्ता, सरकार, ये मत समझिए कि सरकार बड़ी होती है। असली चीज है गौतम अदानी, असली चीज है बड़ी कंपनियां। और आज बड़ी कंपनियों के खिलाफ अगर गोलबंदी नहीं हुई, जिस तरीके से किसान आंदोलन खड़ा हुआ, तो तमाम जो है लोकतंत्र के जो सवाल को, संविधान बचाने के सवाल को हम डील नहीं कर पाएंगे। और इसमें कांग्रेस को बचा करके हम तो कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस को बचाने का सवाल नहीं। आज सवाल है कि अपने देश के अंदर तमाम जो नीतियां हैं वो मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मेहनतकश विरोधी हैं, और उसके खिलाफ मजदूरों किसानों को लड़ना पड़ेगा। आज तमाम जो है लूट क्यों हो रही है, क्यों झगड़े हो रहे हैं कि मजदूरों का, मेहनतकशों का उनका हक नहीं मिल रहा है। और उनको हक लेने के लिए मजदूरों किसानों को आगे आना पड़ेगा। आज तमाम धर्मों की बात होती है यहाँ पे। बहुत सारे साथियों ने, मैं नहीं चाहता हूं कमेंट किया जाए, लेकिन पंजाबी कौम से ही आए थे भगत सिंह, उन्होंने कहा धर्म को और भगवान को मानने से इनकार कर दिया था। कहा था कि दुनिया में भगवान कोई होता तो इस तरह से जो है शोषण अत्याचार नहीं होता। और भगवान के सामने अगर शोषण अत्याचार हो रहा है, किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, तो हम उस भगवान की आराधना क्यों करें? उसको मजा आ रहा है किसी पीड़िता को देख करके, या भूखे प्यासे लोगों को देख करके मजा आ रहा है, और क्यों नहीं सामने आ रहा है? रामास्वामी पेरियार ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए थे भगवान के ऊपर। हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग जो है धर्मों की जो उदय हुआ, धर्मों का जो अवतार हुआ,
वो उस समय की बुराई के खिलाफ लड़ करके हुआ, लेकिन बाद में धर्म लुटेरों के साधन बन गए, लुटेरों के साथ जो है औजार बन गए, उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। आज धर्मों की अच्छाई की बात करने वाले लोग जो मालिक समुदाय से आते हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो मजदूरों के अधिकार की कभी नहीं बात करेंगे। वो लंगर खिलाने की जरूर बात करेंगे। दिल्ली जैसे शहर में सभी धर्मों के मालिक जो है, जो पूंजीपति है, सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन अपनी अपनी कंपनियों में मजदूरों को तनख्वाह देने की बात, दिल्ली का जो न्यूनतम वेज है वो देने की बात नहीं करते हैं। वो लंगर चलवा देंगे, दिवाली आएगी तो कुछ कंबल दे देंगे, कुछ बंटवा देंगे, सड़क पर जो है जो भिखारी लोग हैं उनको बंटवा देंगे, लेकिन मजदूरों और मेहनत कशों के अधिकारों की कोई बात नहीं करता है। और ये कहीं नहीं बात है, ये धर्म में बात नहीं है। तो हम लोगों को धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसी हद तक जितनी उनकी प्रगतिशीलता, जब उसमें कट्टरता आ जाती है, जब वो इंसानियत से बड़ा समझने लगता है धर्म, तो हमें जो है फिर उस पर सोचना चाहिए। कहने के लिए लोग कहते हैं कि भाई इंसानियत बड़ी चीज है, लेकिन धर्म जैसे ही आगे आता है अपने आप को इंसानियत से बड़ा साबित करने लगता है। तो ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज जिस तरीके से इस देश के मजदूरों मेहनत कशों पर जो हमला हो रहा है, ये जो जिस तरीके से उनकी लूट हो रही है, उसी लूट के दम पर बड़ी बड़ी कंपनियों का साम्राज्य खड़ा हो रहा है। तो हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, और ये निजी संपत्ति की व्यवस्था वाले जो संविधान है, यहां इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा कि किसी के पास कितनी दौलत होगी, आखिर किसी को क्यों फ्रीडम मिल रही है कि सारी जो है अपने देश की जो है साधन उसके मुट्ठी में, उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, और सारे इस देश के नागरिक उसके मजदूर और गुलाम बन जाएं। ये कौन सा इंसाफ है? हम इसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, हमें जो गोलबंदी करनी पड़ेगी। और ये लड़ाई मजदूरों मेहनत कशों के जो नौजवान जो बेटा बेटी हैं, उनको उससे सीख लेनी पड़ेगी। भगत सिंह से सीखना पड़ेगा, अशफाकुल्लाह खान से सीखना पड़ेगा, राम प्रसाद बिस्मिल से सीखना पड़ेगा। और ये उनकी जो शिक्षाएं हैं, इस मौजूदा जो है जो शोषण अत्याचार है उनके खिलाफ लड़ करके उनको खत्म किया जा सकता है। वास्तव में जो इस लड़ाई के दौरान ही भाईचारा, इंसानियत कायम होगी, जो धर्मों की मूल्य मान्यताओं से भिन्न होगी, वो वास्तविक होगी, वो फर्जी नहीं होगी, वो दिखावटी नहीं होगी। और मैं चाहूंगा कि जो 84 के दंगों में जो मारे गए लोगों को एक बार नमन किया जाए, और हम लोग इसको सीख लेते हुए कि दुनिया में कोई नरसंहार ना हो, कोई जाति दंगा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि शोषण उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। जो प्रत्यक्ष जो शोषण हो रहा है मजदूरों किसानों का, उसके खिलाफ लड़ी जाए। हम ऐसी लड़ाई लड़े कि इस देश की कोई रोटी के लिए कोई महिला तंग न बचे, कोई चोरी न करे। आज तमाम पढ़े लिखे नौजवान साइबर क्राइम में जा रहे हैं, नशाखोरी में जा रहे हैं, तरह तरह की चीजों में जा रहे हैं। ये सारी लड़ाई हमारी है, ये एक लड़ाई नहीं है हमारी, हजारों लड़ाई के मोर्चे हैं जिस पर हमको लड़ना पड़ेगा। और यही तरीका है जब हम जो है वाकई में इंसानियत, भाईचारा और एक शोषण हम समाज बना पाएंगे, भाईचारा वाला समाज बना पाएंगे। धन्यवाद।